हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स में अभी हमने आपने इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ा। इम्पैक्ट ऑफ जेट के बाद मैंने आपको सीरीज ऑफ ब्लेड पर भी इम्पैक्ट ऑफ जेट बता दिया। देन अब आज हम लोग जो है मेनली हमारा जो टॉपिक यानी कि टरबाइन एंड पंप्स है उस पर मूव ऑन करने वाले हैं। पहले हम लोग टरबाइन को कंप्लीट करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ टरबाइन, ब्लेड्स ऑफ टरबाइन और टरबाइन की एफिशिएंसीज के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग अपना पंप पढ़ेंगे। राइट, नमस्ते नमस्ते। करें स्टार्ट। आज थोड़ा सा पावर डाउन था इसलिए अभी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ द टरबाइन, है ना। आपको एक बार में सारी एफिशिएंसी में समझा दूंगा, उसके बाद हमें बार बार उन एफिशिएंसी पर बात नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, हम लोगों ने कल जो देखा था उसका एक बेसिक में आपको हाइड्रो पावर प्लांट जो मैंने कल बता दिया था पूरा, उसकी पूरी टर्म्स यहाँ पर बता दूंगा। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है उसकी टर्म्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें यूज की जाती हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये अलग बात है, लेकिन उसमें जो जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट के बाद सेकेंड हमारा जो होगा, आज हम लोग एफिशिएंसीज ऑफ दी पंप, एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन की बात करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। राइट, और फिर उनके बाद टरबाइन के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। सारी चीजें आज ही करने वाले हैं हम लोग ये चीजें, क्योंकि थ्योरेटिकल बेसिस पर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन भी पढ़ेंगे यहाँ पर। और अगर ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद जो है आपका फर्स्ट टाइप का टरबाइन, जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर करने वाले हैं, विच इज पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है ना। याद रखना कौन सा, देखो एक नाम आज याद रख लो, आज स्टार्ट होगा नहीं होगा वो ठीक है, लेकिन एक नाम आप आज याद रख लीजिए, पेल्टन व्हील टरबाइन। उसके बाद आपके 2-3 नाम आपको और याद रखना पड़ेंगे, बाकी आपका ये पूरा जो हाइड्रोलिक टरबाइन से रिलेटेड टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। पेन स्टोक और सर्ज टैंक वगैरह सारी चीजें इसी में इंक्लूड होंगी। कल हम जो बात कर रहे थे उस पर हम आते हैं। ये बेसिक कोर्सेस वगैरह की बात है। यहाँ पर हमारा जो चल रहा है टरबाइन एंड पंप्स वाला पार्ट चल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां आते हैं। ये बात मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दी थी कल। क्या बताया था कि सर इस तरीके से हमारे पास कुछ वाटर रिजर्वायर होता है जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेकर होता है, हाइड्रो एनर्जी इसके पास होती है। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है डैम का। डैम के कंस्ट्रक्शन में आप ये बात समझते हैं कि एट द बॉटम ऑफ द डैम, यहाँ पर जहां पर आप इसका बॉटम देखेंगे, यहाँ पर पूरा जितना भी पानी भरा होगा उस पानी का प्रेशर लगेगा यहाँ पर नीचे की तरफ। इसलिए इसको आपने जब भी कंस्ट्रक्ट किया तो आपने इसका साइज जो है वो बड़ा रखा ताकि वो ज्यादा प्रेशर या फोर्स को बियर कर सके। ग्रीन कलर से हमने जो दिखाया था ये आपका पेनिस्टॉक है। पेनिस्टॉक एक लार्ज पाइप होता है ऑफ सम डायामीटर, जो यूज किया जाता है किसके लिए, ताकि आप अपने व्हील यानी कि आपके टरबाइन के व्हील्स के ऊपर इंजेक्ट कर सके अपने, या इंपैक्ट कर सके वाटर को, और वो इंपैक्ट जो करवाया जाता है वो थ्रू नोजल करवाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और समझाई थी। लाइक हम बात करें, सबसे पहले एक टर्म यहाँ पर हेडरेस्ट लिखा हुआ है। हेडरेस्ट को मैंने बताया था कि इट इज द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द रिजर्वायर। जो आपका रिजर्वायर होता है उसमें जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है ना, उस लेवल को आप क्या कहते हैं, आप उस लेवल को हेड स्टॉक कहते हैं। टेल स्टॉक क्या होता है, इसी तरीके से जब आपका नोजल से वाटर इंपैक्ट कर जाता है आपकी ब्लेड्स पर, और जो वाटर जो हमें बाहर करना होता है थ्रू कैनाल, वो हमारा जो लेवल होता है, यहाँ पर एक बड़ा रिजर्वायर टाइप का होता है, यहाँ पर भी इसका जो लेवल होता है अपर लेवल, वो टेल स्टॉक कहलाता है। ठीक है, टोटल एनर्जी को हम लोग ग्रॉस एनर्जी उसी की बात करेंगे हम लोग कि कितना हेड है यहाँ पर। तो ग्रॉस हेड आपका एचजी से दिखाया जाएगा, नेट हेड जो है वो एच से दिखाया जाएगा, और इन दोनों में जो लॉसेस हो रहे हैं जिसको आप ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस कहते हैं वो एचएल आपका ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये टरबाइन है और ये ब्लेड्स हैं। इसी का दूसरा फॉर्मेट ये था, आपने इसको भी देखा था, ये पढ़ लिया था। अब मैं वन बाय वन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा की गई थी, और वो क्या ऐड की गई थी, वो आपकी सर्ज टैंक थी। सर्ज टैंक के बारे में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझेंगे कि होता ये है कि व्हेनेवर आप जब ये आपका इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी को यहां से सप्लाई करवाते हैं थ्रू पेन स्टोक, तो क्या होता है, यहां पर आपकी नोजल, और ये देखें यहां पे लिखा टरबाइन गेट। टरबाइन गेट एक्चुअल में आपको टरबाइन गेट नहीं समझना, आपको नोजल के लिए समझना है। होगा ये कि जब यहाँ पर नोजल लगी होगी, नोजल के जस्ट पहले वॉल्व्स लगे होते हैं।
मान लीजिए आपको मेंटेनेंस करना है, आपको टरबाइन को चेंज करना है, आपको टरबाइन की ब्लेड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, XYZ, किसी भी समय अगर आपको आपका पावर प्लांट किसी कारणवश अगर रोकना है तो आपको सबसे पहला काम करना होगा कि ये जो आपका रिजर्वायर से जो वाटर आ रहा है इसको आपको होल्ड करना होगा, इसको रोकना होगा। कैसे रोक पाएंगे? जब हम ऐसे रोक पाएंगे कि जब कभी हम यहाँ पर एक वॉल्व वगैरह लगा दें। और आप लोगों ने FM में पहले भी पढ़ा है कि जब हम वॉल्व लगा देते हैं तो वॉल्व लगाने से होता यह है कि आप जब ऑल ऑफ सडन वॉल्व को बंद करते हैं तो एक आपको साउंड सुनाई देता है जिसको हैमर ब्लो भी कहते हैं। और वो हैमर ब्लो जो होता है वो एक्चुअल में प्रेशर वेव होती है, ये आपको समझाया गया था। अब हैमर ब्लो कहें या वाटर हैमर कहें, आपके सिलेबस में वाटर हैमर भी लिखा है तो वो यहां से समझेंगे कि जब कभी आप अपने टरबाइन को स्टॉप करना चाहते हो या आपके पावर प्लांट को स्टॉप करना चाहते हो, दोनों एक ही बात है, तब आपको यहाँ पर एक गेट लगा होगा, आपकी नोजल के पहले आपको एक गेट लगा होगा जो बंद करना होगा। अगर आप उसको बंद करेंगे तो दो केस बनते हैं, आपने पहले भी पढ़े कि एक ग्रेजुअल केस होता है सर और एक होता है रैपिड। अब आपने रैपिड क्लोजिंग कर दी या ग्रेजुअल क्लोजिंग की है, ठीक है। तो आप दोनों केस में भी ये यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो हाइड्रो एनर्जी है वो आ रही है आपकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और आप उसको ऑल ऑफ सडन वेलोसिटी जीरो करते हैं तो वहां से उस एनर्जी का, हाइड्रो एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और जब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो यहां से आपकी क्या चलने लगेंगी, फिर से एक प्रेशर वेव बैक डायरेक्शन में चलने लगेंगी, जो पाइप में आपको पहले भी प्रेशर वेव बताई गई थी। ये जो चलेंगी इससे होगा ये कि आपके इस पाइप के फटने के चांस होते हैं। ये पाइप जो होता है ना, जो पेन स्टॉक जिसको आप कहते हैं, ये फट सकता है, इसमें क्रैक आ सकता है, टूट सकता है, ठीक है। हाँ, ये जो अपन ने बताया था ना, क्रिटिकल टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग और आपका एक्चुअल टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग जो होगा, वो जो बातें की थी वही। वेरी गुड, ठीक। तो ये बात समझ गए कि जो प्रेशर वेव जनरेट होंगी, ये प्रेशर वेव आपके पाइप को डैमेज कर सकती है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर एक सर्ज टैंक का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्ज टैंक का यूटिलाइजेशन क्या है। एक बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। और क्यों एटमॉस्फेयर में ओपन है उसका आंसर अब मैं आपको देने जा रहा हूं। सर्ज टैंक जो है वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने सर्ज टैंक बनाया, ठीक है, सर्ज टैंक का एक पॉइंट ये है कि ये एटमॉस्फेयर में ओपन होता है, और ये दूसरा काम क्या करता है, तो इट इज यूज्ड टू कंपनसेट द वाटर हैमर। सर ये कंपनसेट कैसे कर लेता है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको भी सबको पता है कि हम जो है एनर्जीज को, चाहे वो प्रेशर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो आपका कोई सी भी एनर्जी हो, आप काइनेटिक एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, डेटम एनर्जी हो, आप उनको हेड के टर्म में लिख सकते थे। आप उनको हेड के टर्म में लिख सकते थे। जब यहां पर टरबाइन के पहले, या ये कहें कि नोजल के पहले गेट बंद किया जाता है तो जो प्रेशर वेव जनरेट होती है, उस प्रेशर वेव को इस सर्ज टैंक के पास लाकर, मतलब ये जब प्रेशर वेव सर्ज टैंक के पास पहुंचेगी तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो ये जो लेवल ऑफ वाटर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये लेवल ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये लेवल का क्या हो जाएगा, ये लेवल ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी डेवलप हुई थी, या जो एक्स्ट्रा आपने एनर्जी को गेट बंद करने की वजह से एनर्जी डेवलप की थी, वो पूरी यहाँ पर कंपनसेट हो जाती है, और ये पूरा पाइप जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। चलिए, जितने लोग भी लाइव हो मुझे बताओ, ये बात जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की, क्या ये आप समझ पाए? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है जो मैंने समझाने की कोशिश की है? मैं कहना चाह रहा हूं कि सर्च टैंक का यूज जो है, मेन यूज जो है वो ये है, ठीक है क्या? ठीक है ना? हाँ, मतलब सेफ्टी वॉल्व इज यूज्ड फॉर सेफ्टी, और सर्च टैंक इज आल्सो यूज्ड फॉर सेफ्टी, ऐसा बोलो, है ना? ठीक है, चलिए, क्लियर। चलो, तो ये हमारी बेसिक बातें खत्म हो चुकी है। अब हम इन सभी जितनी भी चीजें हैं उनमें कौन कौन सी चीज आती है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका रिजर्वायर है, सबसे पहले आपका क्या है, रिजर्वायर है। यहां पर आप देखेंगे कि डैम के नाम से लिखा है, रिजर्वायर के सबसे पास में क्या होता है, डैम होता है, तो यहाँ पर डैम लिखा हुआ है, आप डैम कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है, पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर और अ चैनल टू स्टोर वाटर, द रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज हेडरेस्ट।
एक मिनट, मैं आपको रिजर्वायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये रिजर्वायर जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में हो सकता है आपसे पूछ ले, इसमें नहीं लिखा है तो आप कर लेते हैं अलग से इसको। रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर क्या होता है, तो एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रखेगी। द बॉडी विच स्टोर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। रिजर्वायर वाटर का रिजर्वायर है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहा हमने, एंड हैज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाइड्रो एनर्जी। इसके पास क्या होती है, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाइड्रो एनर्जी होती है, राइट। नाउ ये ना रिजर्वायर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रिजर्वायर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दोनों के थोड़े मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं रिजर्वायर, ठीक है। एक को आप नेचुरल कहते हैं और एक को आप लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएगा और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल हो जाने वाला है। पहला नेचुरल वाला। नेचुरल वाला का क्या मतलब है, नेचुरल वाला जो होता है उसमें आपका नेचुरल रिजर्वायर, आप किन किन को कंसीडर करोगे, जो आपने नहीं बनाया। जैसे आपने क्या नहीं बनाई, आपने रिवर नहीं बनाई, ठीक है। आपने जो है, आपने ओशन नहीं बनाया, आपने कैनाल्स, बहुत सारी कैनाल जो होगी वो आपने नहीं बनाया, आपने वाटरफॉल नहीं बनाया। इसको अगर ज्यादा अच्छे से देखें तो वाटरफॉल भी इसी में कंसीडर होता है, ठीक है। और एक्सेट्रा कर लेते हैं इसको भी, एक्सेट्रा, ठीक। वहीं पर कुछ रिजर्वायर जो होते हैं वो आप बनाते हैं, जिनको आप आर्टिफिशियल रिजर्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रिजर्वायर। आर्टिफिशियल रिजर्वायर नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसे हमने बनाया हो। जैसे आर्टिफिशियल रिजर्वायर की बात करें तो ह्यूमन मेड क्या होते हैं, डैम होते हैं। ह्यूमन मेड क्या हो सकती है, कैनाल हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी क्या हो जाती हैं, आर्टिफिशियल हो जाती है। क्लियर है, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है, बोलो। रिजर्वायर के लिए बात की गई है, यहां पर रिजर्वायर को सिंपली बस लिखा हुआ है। और रिजर्वायर का दूसरा नाम क्या है, तो रिजर्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही ऑल्सो नोन एज हेडरेस्ट, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। चलो, दूसरा हमने कहा यहां पर एक हमारे लिए पॉइंट आ रहा है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेन स्टॉक को। किसको पढ़ रहे हैं, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होती है, तो पेन स्टॉक जो होती है वो एक लॉन्ग पाइप होती है, pipe of a large diameter called penstock which carries water under pressure from the storage reservoir to the turbine। एक ऐसी पाइप जो स्टोरेज के पास से पानी जो है वो कहां तक लेके जाए, टरबाइन तक लेकर जाए, ऐसी पाइप को हम लोग पेन स्टॉक कहते हैं। इट इज यूजुअली मेड ऑफ स्टील और कंक्रीट। इंपॉर्टेंट, ये किससे बनी होती है, या तो ये स्टील की बनी होगी या आरसीसी की बनी हुई होती है यूजुअली, है ना। या तो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म आ रही है विच इज टर्बाइन इटसेल्फ। हमको टर्बाइन पढ़ना है जो हमारे सिस्टम में लगा हुआ है। दिस टर्बाइन इज, इसके बारे में लिखा हुआ है, हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेन और बकेट। इसको क्या क्या बोला जा सकता है, तो वेन, बकेट और ब्लेड्स कहा जा सकता है, ठीक है। वेन, बकेट और ब्लेड्स कहा जा सकता है, हम जो यूज करते हैं उनमें। आपने वेन और ब्लेड्स बहुत बार यूज किया, लेकिन बकेट भी कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे आपको मैंने कल एक वो बताई थी, ब्लेड बताई थी, वो डबल बकेट सेमी हेमिस्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल डबल बकेट बताई थी मैंने आपको, ठीक है। माउंटेड ऑन दी व्हील कॉल्ड रनर। आपको ये भी समझा चुके हैं कि हमारा जो रनर होता है, रनर के ऊपर ब्लेड्स लगी होती है, रनर के ऊपर ब्लेड्स लगी होती है। कैसे आपको बताया था, तो हमने कहा था कि अगर मेरे पास ये है अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सुनिएगा, ये हमारा रनर मान लीजिए, और इसके बीच में, इस रनर के बीच में आप कहेंगे कि यहां पर शाफ्ट लगा होगा। ये जो लगा हुआ है बीच में येलो कलर से जो मैंने बना दिया बड़ा सा, इसको आप क्या मान लेंगे, शाफ्ट मान लेंगे। इसके अंदर जो है आप यहां पर इसको कहेंगे ये रनर है। ये क्या है, रनर है।
और इस रनर पर जो है वो क्या लगी होती हैं, इस रनर पर लगी होती हैं ब्लेड्स, इस रनर पर क्या लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की, ठीक। ये ठीक है ना, क्लियर। चलो, फिर उसके बाद एक टर्म आती है जिसको आप कहते हैं टेल रेस, इसको आप क्या कहते हैं, टेल रेस। ये क्या होती है, टेल रेस एक लेवल है जो आपने वाटर जो एग्जिट हुआ है उसका जो लेवल बनेगा, है ना, जब टरबाइन से निकल के जाएगा, which is a channel carrying water away from the turbine after the water has worked on the turbine। जब वाटर पर टरबाइन के ऊपर वाटर का इंपैक्ट हुआ, हिट हो चुका था, उसके बाद का जो है वो है the water surface in the tail race is also referred to as the tail race। जो सरफेस है उसको आप लेवल ऑफ टेल रेस या टेल रेस कह देते हैं। कहां छूट गया रवि तुम्हारा, एकदम टू द पॉइंट बताओ ना कि कहां छूटे हो। ऐसे बताओगे, बता दो तुम्हें क्या क्या बताऊं वापस। ठीक, अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास आते हैं हेड्स इन पावर प्लांट, डिफरेंट हेड्स की बात कर रहे हैं। हेड की बात करें तो आपको अभी एक एचजी बताया था, आपको क्या बताया गया था, एक एचजी। एचजी यानी क्या होता है, तो ये होता है ग्रॉस हेड। ये क्या होता है, ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड किसे कहेंगे, तो याद रखना, जो आपका हेड रेस है और जो आपका टेल रेस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको अगर आप हेड के टर्म में लिखते हो, द डिस्टेंस बिटवीन हेड रेस एंड द टेल रेस इज योर ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड इज द एनर्जी ऑफ रिजर्वायर, जो रिजर्वायर में स्टोर है वाटर, उसकी टोटल एनर्जी की बात करता है अप टू टेल रेस। तो अगर यहां पर आपका हेड रेस है, इसको मैं ब्लैक से, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, ये आपका हो गया क्या, हेड रेस, और आपका ये क्या हो गया यहाँ पर, टेल रेस। इस टेल रेस और हेड रेस के बीच में अगर आप डायग्राम भी देखेंगे तो यही दिखाई देगा, यहां पर जो है इसको कहते हैं ग्रॉस हेड। इट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस एंड द टेल रेस। नाउ दूसरा आता है हमारे पास नेट हेड। नेट हेड को हम एच से डिनोट कर रहे हैं। नेट हेड क्या होता है, जब आप कभी अपने दो दो चीजें हैं यहां पर, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं समझना। एक तो आपका लॉस हो सकता है सर एच एफ के बराबर या एच एल के बराबर। ये जो एच एल यहां पर लिखा हुआ है ये लॉस है, एच एल क्या है यहाँ पर, लॉस है। लॉस को भी कंसीडर कर लो, एच एल को आप कंसीडर कर लीजिए, और एच एल कितना है, तो वो रहा सर ये आपका गैप है ना, हेड लॉस जो है वो मिल गया आपको। और साथ में आप देखेंगे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ टेल रेस, व्हाट इज द लेवल ऑफ टेल रेस। पहली बात तो ना, इसमें हेड रेस को थोड़ा सा गलत बनाया गया है, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। देखो जरा, हमारा जो ग्रॉस हेड होता है, ग्रॉस हेड कहां से कहां तक का होता है, अभी तो बताया कि ग्रॉस हेड जो होता है वो होता है हमारा हमारा यहां से लगाकर, मतलब टेल रेस से लगाकर हमारे पूरे हेड रेस तक की डिस्टेंस को कहते हैं। तो ये एक्चुअल में आपका एच जी आना चाहिए, ये आपका एच जी है, राइट। इसको आज के बाद ध्यान रखेंगे हम लोग, ये एच जी है। और लॉसेस अगर हटा देते हैं तो एक लॉस कौन सा हट रहा है, एक लॉस हट रहा है सर ये एच एल वाला। और जरा देखिए क्या यहां पर भी एक लॉस है, ये जो मैं बना रहा हूं, मैंने जो अभी बनाया, देखो इसको, देखो इसको, चलो इसको देखो, आपको फिर से बताते हैं। ये एक तो ये वाला लॉस हो गया, है ना, और एक लॉस ये भी तो हुआ, ये भी तो आपका लॉस में कंसीडर होगा। तो आप इस लॉस को और इस लॉस को हटा दीजिए, देन यू विल गेट दी नेट हेड। नेट हेड की अगर देखें आप, तो नोजल के एक्सिस से लगाकर आपकी जो ये हेड रेस में एच एल हटा देने के बाद का जो डिस्टेंस है वो आपका नेट हेड कहलाता है। नेट हेड में आप पढ़ेंगे, नेट हेड और द इफेक्टिव हेड is the actual head available at the inlet of the
अवेलेबल एट दी नोजल, अवेलेबल एट दी नोजल। ठीक है, ऑफ नोजल है ना, ऐसे याद रखें। वर्क डन, ये भी यार ये थोड़ा सा मामला, ठीक है। चलो अब देखो, इसके लिए अगर आपसे फॉर्मूला बोला जाए, आपको पूछा जाए कि नेट हेड कितना होता है, तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई जो ग्रॉस हेड था, ग्रॉस हेड से जितना भी लॉसेस हो रहा है उन लॉसेस को आप हटा दीजिए, ग्रॉस में से जितना भी लॉसेस है उन लॉसेस को आप हटा दीजिए, तो आपके पास नेट हेड आ जाएगा। यहां पर एचएल को इन्होंने क्या क्या लिया है, टोटल हेड लॉस ड्यू टू या ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ वाटर from the head race to the tail race, which is mainly head loss due to friction and given by आपको भी पता है कि जो हमारा HF होता है वो कितना होता है, ठीक है, एंड गिवन बाय, अभी मैं बता रहा हूं HF कितना होता है आपका, सभी लोग जानते हैं HF बराबर कितना होगा, तो आपका HF बराबर होगा 4 FLV स्क्वायर बाई 2GD, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है 4 FLV बाई 2GD, ये बताएंगे जरा आप मुझे। और अब आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से लॉसेस को कंसीडर किया जाता है। जनरली हम लोग अभी अभी जो है वो कंसीडर कर रहे हैं आपकी हेड लॉस वाली बात। मैं आपको इसके लॉसेस और आगे चल के बताऊंगा जब एफिशिएंसी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, कोई बता ही नहीं रहा यार। 4 FLV स्क्वायर बाई 2GD कौन सी इक्वेशन है, क्या कहलाती है वो, ये अच्छा रवि, तो मुझे जरा ये बताना फिर डार्सी वेजवेग इक्वेशन क्या कहलाती है, अगर ये चेजिस है तो। यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार रवि, भूलो मत यार, माना कि कंटेंट ज्यादा होता है लेकिन भूलो तो मत। कौन सी इक्वेशन है ये, डार्सी वेजवेग इक्वेशन है, भूलेंगे नहीं भाई, ठीक है। डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर उसमें आ रहा है, ये तो आसान थी याद रखना, ठीक है। वेबस्टर नहीं, वेजवेग तुम क्या टाइप कर रहे हो, ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें सारी बातें मैंने लिख दी है। हेड लॉस जो पावर प्लांट में हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो इसके बराबर हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ही कंसीडर कर रहे हैं। और फ्रिक्शन ऑफ किसमें, फ्रिक्शन ऑफ आपका पेन स्ट्रोक जो है उसमें जो है हम डिपेंड कर मतलब बात कर रहे हैं कि हमारा लॉस होगा, है ना। अब उसमें एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द पेन स्ट्रोक, ये एल लेंथ ऑफ द पेन स्ट्रोक हो गया, वी क्या हो गया, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी देखो, मीन फ्लो वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, वाटर की थ्रू पेन स्ट्रोक। डी क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ पेन स्ट्रोक, और जी क्या है वो सब जानते हो आप लोग, ग्रेविटी, ठीक है। चलिए डी छोटा करना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे टरबाइन को। एफिशिएंसीज अभी मैं बताता हूं आपको थोड़ी ही देर में, इसके बाद टरबाइन की बेसिक बातें कंप्लीट कर लें हम लोग, तो फिर हम एफिशिएंसी को भी देखेंगे कितने टाइप की एफिशिएंसी हमें पढ़ना पड़ेगी या याद रखना पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टरबाइन किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने कहा था कि वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ही बता दिया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, सर टरबाइन एक ऐसी चीज होती है जो हाइड्रो पावर है ना, हाइड्रो पावर उसको कन्वर्ट कर देती है ना। टरबाइन क्या होता है, हाइड्रो पावर को कन्वर्ट कर देती है किसमें, मैकेनिकल पावर में। तो ठीक है, जब हम पावर प्लांट की टोटल बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या लगा हो सकता है। आपने कहा एक टरबाइन होगा, टरबाइन का काम क्या होगा, टरबाइन का काम होगा कि जो हमारे पास हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर है, इस पावर को आप इस पावर को आप मैकेनिकल पावर में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसी मतलब से, किसी मशीन से, तो ये जो मशीन है मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने वाली जो पॉपुलर मशीन है वो कौन है, तो वो है टरबाइन। वो कौन है, हमारी यहां से यहां तक पहुंचने में टरबाइन है, राइट। अब इसके बाद जो आपकी मशीन है यानी कि मैकेनिकल पावर जो जनरेट कर चुकी है, इसको अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर में भेजना है
तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा जनरेटर। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जनरेटर यूज करना पड़ेगा। और जनरेटर जो होगा वो क्या कर देगा? वो आपके मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल पावर को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो इलेक्ट्रिकल पावर में। और यही हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की थीम होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं वो करते क्या है? यही तो करते हैं, ठीक है। तो टू कन्वर्ट मैकेनिकल हाइड्रो पावर इनटू मैकेनिकल पावर वी यूज टरबाइन, ठीक है। नेट हेड का फॉर्मूला टोटल हेड में से लॉस माइनस कर दीजिए। नेट हेड के फॉर्मूले में टोटल हेड में से यानी कि ग्रॉस हेड में से पावर को माइनस कर लॉस को माइनस कर दीजिए तो आपके पास नेट हेड आ जाता है। यहां से मैं बोल सकता हूं नेट हेड इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस HL क्या है? HL क्या है? तो लॉस इन हेड, ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो यहां लिखा है, बाकी तो कोई काम का नहीं है वैसे। अ टरबाइन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट हार्नेसेस द एनर्जी फ्रॉम फ्लूइड, जो कि फ्लूइड से एनर्जी लेता है। और फ्लूइड भी कौन कौन सा? तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड सच एज वाटर फ्लूइड हो सकता है, आपकी स्टीम यानी कि पानी की जो भाप होती है वो हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। इनसे वो एनर्जी लेगा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क में हमारा हम यहाँ पर रोटेट करवा रहे हैं। यूजुअली रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आप पता है आपको कि जब भी हम कभी टरबाइन घुमाएंगे तो टरबाइन लीनियर नहीं घुमाते, टरबाइन को लीनियरली नहीं लिया जाता है, रोटेशनली घुमाया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी मिलेगी और रोटेशनल एनर्जी मिलेगी। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लेड्स और अ रोटर दैट स्पिन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू अ मूविंग फ्लूइड। किसी मूविंग फ्लूइड में रख देने पर इस टरबाइन की ब्लेड्स या रनर जो है वो क्या करने लगता है? घूमने लगता है। ये बेसिक बात है, ठीक है ये बात। नाउ टरबाइन को क्लासिफिकेशन करने के पहले आपको टाइप्स ऑफ टरबाइन में मैं केवल इतना सा बताना चाहूंगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन यूज्ड फॉर डिफरेंट फ्लूइड। अलग अलग फ्लूइड के लिए टरबाइन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 3-4 कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, लाइक आपको एक लिखा हुआ है वाटर टरबाइन। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर टरबाइन ही पढ़ेंगे हम, इस टू द स्पेसिफिक वाटर टरबाइन पे रुक जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी स्टीम टरबाइन भी होते हैं, गैस टरबाइन भी होते हैं और विंड टरबाइन भी होते हैं। इसमें से गैस टरबाइन की अगर मैं बात करूं तो गैस टरबाइन जो होते हैं वो हाई प्रेशर गैस के इंजेक्शन की वजह से चलते हैं। विंड टरबाइन की बात करें तो आपने शायद विंड मिल्स देखी होंगी। विंड मिल्स आर द एग्जांपल ऑफ विंड टरबाइन। विंड मिल्स यानी कि पवन चक्कियां जो होती है वो विंड टरबाइन का एग्जांपल होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो विंड होती है वो उनकी ब्लेड पर इंपोज होती है। और उस ब्लेड को कभी आप देखना, आपको जो ब्लेड्स पढ़ाई जा रही है कि सर ऐसा कर्व होगा वैसा कर्व होगा, अगर आपने कहीं पर ये देखा होगा कि जो विंड पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट जो होते हैं उनकी ब्लेड्स जो होती है, विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है कितनी खतरनाक होती है। वो ब्लेड्स जो होती है ना, वही ब्लेड की यहाँ पर बात हो रही है जो हम पढ़ रहे थे। पर हम किसके लिए पढ़ते हैं? वाटर टरबाइन के लिए और वो विंड के लिए। तो देखो मैंने क्या कहा, गैस टरबाइन में हाई प्रेशराइज गैस होती है जिसको नोजल के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, वो गैस टरबाइन बन जाता है। विंड टरबाइन हमारी क्या हो गई? वो पवन चक्कियां हो गई, या कि हम कहें इसको हमारा विंड मिल हो गया। स्टीम टरबाइन की बात करें तो आप लोग जैसे बोलते हो कि थर्मल पावर प्लांट है, आपने क्या कहा? थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट होने का क्या मतलब है बताइए? थर्मल पावर प्लांट होने का क्या मतलब है कि कोल बर्न हो रहा होगा। अब आप कहेंगे कोल बर्न होगा तो सर कोल का क्या करें? कोल बर्न होगा तो होगा। कोल बर्न होने से कैसे एनर्जी आ सकती है? क्या कोल बर्न करवा के उसके उजाले में हम एनर्जी ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोल जब बर्न होता है तो उससे वाटर को हीटअप किया जाता है, और हीट करने के बाद हीट करते रहो तो यू विल गेट स्टीम। स्टीम का मतलब होता है जो पानी की भाप होती है। स्टीम का मतलब होता है पानी की भाप होना। स्टीम इज यूज्ड ओनली ऑन फॉर वाटर, नन ऑफ अदर। मतलब आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, आपने अगर उसकी वेपर बनाई है ना तो वो कभी भी स्टीम नहीं कहलाएगी, समझ गए? जैसे मैंने कहा पेट्रोल वेपर, मैंने आपको कहा HG वेपर, तो क्या इनकी वेपर जो है उसको मैं स्टीम कहूंगा? आंसर है नो। स्टीम इज ओनली यूज्ड फॉर वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर को गर्म किया,
स्टीम वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, कोयले से गर्म करते करते वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में, और वो हाई प्रेशराइज स्टीम को नोजल के थ्रू भेज दिया जाता है किसके अंदर, वो भेज दिया जाता है आपके टरबाइन के ऊपर, वहां स्टीम टरबाइन लगे होते हैं और वो फिर रोटेट करने की वजह से एनर्जी डेवलप करते हैं, जैसे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वाटर टरबाइन, जहां हमें कोल वगैरह बर्न नहीं करना पड़ते हैं। आप डैम वगैरह बनाते हैं और डैम से एनर्जी जो होती है हाइड्रो एनर्जी, उसको नोजल के थ्रू इंजेक्ट करवा देते हैं ब्लेड्स पर और आपका टरबाइन घूमने लगता है। ठीक, ये हो गई बात बेसिक। अब ये टाइप्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे जो टाइप्स पूछे जाते हैं वो अब हम पढ़ने जाएंगे। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। ध्यान से समझेंगे। यस, एनटीपीसी में वही किया जाता है। एनटीपीसी ऐसे ही चल रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो आपका है वो ऐसे ही चल रहा है। कोयला लिया जाता है, कोयले से क्या बर्न करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं, कोयले को बर्न करने के बाद क्या आ जाता है, कोयले को बर्न करने के बाद उसकी स्टीम बन जाती है पानी की, मतलब गर्म करते करते। तो वो बहुत होता है, मतलब पावर प्लांट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरा मैकेनिकल का, आपको उससे कोई लेना देना है नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अगर कभी आ जाए तो मुझे आप याद करोगे कि बिल्कुल सर आपने जो बोला था वही पेपर में आ गया। आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। पहला जो फैक्ट है वो ध्यान रखें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसके बेसिस पर बताना है। हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट इनलेट, और उसमें दो हैं आपके पास, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन। अब इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन को ध्यान से देखें। इंपल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। इंपल्स टरबाइन वो होता है कि अगर आपने वाटर की एनर्जी को जब भेजा तो जो नोजल है, नोजल के पास जब वो पहुंचेगी तो उसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर अगेन एंड लर्न, लिसन अगेन। हमने कहा कि अगर आपके इनलेट पर, अब इनलेट कहां होगा, नोजल के जस्ट बाद, अगर इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इंपल्स टरबाइन। क्या कहते हैं? इंपल्स टरबाइन। रीड दिस, एन इंपल्स टरबाइन इज अ टरबाइन इन विच द वाटर एंटरिंग द रनर possesses only kinetic energy। क्या लिखा है? possesses only kinetic energy, मतलब इसके पास दूसरी एनर्जी नहीं होती, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ये आपका कहलाता है कि टाइप ऑफ टरबाइन में अगर इनलेट पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये आपका कौन सा टरबाइन है? इंपल्स टरबाइन है। ठीक है, आगे बात करें। इन दिस द रोटेशन ऑफ द रनर अकर्स ड्यू टू द इंपल्स रिएक्शन ऑफ वाटर, and the best example for this is Pelton turbine। क्या? पेल्टन व्हील। पेल्टन टरबाइन बोले तो भी चल जाएगा, पेल्टन व्हील बोलेंगे तब भी चल जाएगा। शायद उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि जितनी भी एनर्जी हमें इनलेट पर मिलेगी यानी नोजल के बाद मिलेगी तो वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगी। नाउ दूसरा टाइप जो है, टाइप ऑफ एनर्जी में इनलेट पर एनर्जी आपकी रिएक्शन टरबाइन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो इट इज अ टरबाइन इन विच वाटर एंटरिंग द रनर possesses प्रेशर एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। आपको यहां पर याद रखना है कि जो आपका, जब आप फ्लूइड को एंटर करवाएंगे तो एट द पॉइंट ऑफ नोजल या एट द एग्जिट ऑफ नोजल एंड एंट्री ऑफ द ब्लेड, ब्लेड पर जब एंट्री होती है तो उस पर जो आपका एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों है तो उसको हम रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। In this, the rotation of the runner occurs due to the pressure difference between the inlet and the outlet of the runner। और यहां पर आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं, एंड दीज आर कौन कौन से आपके, तो वो हैं आपके फ्रांसिस टरबाइन एंड कैपलन टरबाइन। दो दिए हुए हैं, फ्रांसिस एंड कैपलन। मैं इसमें आपको और बता देता हूं एग्जांपल्स, तो आप इसका और याद रख सकते हैं। इंपल्स टरबाइन में आपके पास फ्रांसिस कैपलन, एक प्रोपेलर टरबाइन होता है। क्या होता है? प्रोपेलर टरबाइन। तो एक आ जाएगा आपका यहां पर प्रोपेलर टरबाइन भी आ जाएगा, प्रोपेलर। और एक आपका अभी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पावर प्लांट में यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? तो वो है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ये अलग अलग है ना, फ्रांसिस टरबाइन अलग है, ये फ्रांसिस टरबाइन अलग है, और ये मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो है ये
अलग है, दोनों अलग अलग है, राइट। क्लियर। प्रेशर एनर्जी जो होती है वो इनलेट पर अवेलेबल होती है, प्रेशर डिफरेंस के बराबर अवेलेबल होती है, और प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ इनलेट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले टाइप पर, विच इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर, या ये कहें कि जो कल आपको पढ़ाया गया था। एक आपको पढ़ाया गया था टेंजेंशियल फ्लो के लिए और एक आपको पढ़ाया गया था रेडियल के लिए। बताया था मैंने कल क्या, कल दो डायग्राम जिसमें हमें काफी टाइम लग रहा था, वो हमारे दो डायग्राम टेंजेंशियल फ्लो और रेडियल फ्लो वाले थे। लेकिन याद रखना, जब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वी विल गेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो टर्बाइंस। एक आपका कौन सा हो गया, एक हो गया आपका टेंजेंशियल, एक कौन सा हो गया आपके पास रेडियल, एक कौन सा हो गया मिक्स्ड, और एक हो गया आपके पास एक्सियल। कोई समस्या नहीं ना? चलो देखो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप यहां पर, सबसे पहले आप देखेंगे आपका टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन जो होता है रेडियल इनवर्ट आउटवर्ड आपको बताया था, उसी की बात करेंगे हम लोग। When the flow of water is tangential to the wheel circle, the turbine is called tangential flow turbine. टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल आपका कौन सा है? पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन टरबाइन बोल दें, पेल्टन व्हील बोल दें, पेल्टन व्हील टरबाइन बोल दें, सब की सब एक ही होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ अलग नहीं है। नाउ रेडियल फ्लो टरबाइन की बात करें, रेडियल फ्लो टरबाइन क्या होता है? व्हेन द वाटर मूव्स अलोंग द वेन्स टुवर्ड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द रनर और अवे फ्रॉम इट, द टरबाइन इज कॉल्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। When the flow is towards the axis of the rotation, it is called inward flow turbine, and when the flow is away from the axis of the rotation, turbine is called the outward flow turbine. And the example of this is Francis turbine. इसका example क्या है? Francis turbine example है। समझ पाए आप? दोनों केस में आपको समझ में आ गया होगा कि पेल्टन व्हील कैसा है, तो वो सर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, और फ्रांसिस कैसा है, तो वो आपका रेडियल फ्लो टरबाइन है। अगर उसमें आप देखेंगे कि अगर आपका फ्लो अंदर की तरफ जा रहा है तो आप उसे कह देते हैं कौन सा, अंदर की तरफ वाले को इनवर्ट, मतलब कि आपके टिप पर से टेंजेंशियली वो आपका फ्लूइड फ्लो करते हुए निकलता है, और अंदर रनर की तरफ या ये कहें शाफ्ट की तरफ जाता है, एक्सिस ऑफ द टरबाइन की तरफ जाता है, देन इट इज नोन एज इनवर्ट। और अगर एक्सिस या रनर से निकला हुआ वाटर ब्लेड के टिप पर होते हुए बाहर जाता है, देन इट इज नोन एज रेडियली आउटवर्ड टरबाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिनमें जो फ्लो है वो एक्सिस के अलोंग भेज दिया जाता है। व्हेन द वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द टरबाइन इज कॉल्ड एक्सियल और पैरेलल फ्लो टरबाइन। इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? पैरेलल फ्लो टरबाइन है। इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आपको एक प्रोपेलर टरबाइन मिलेगा और एक आपको कैप्लन टरबाइन मिलेगा। ये दो टरबाइन हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके एक्सियल फ्लो टरबाइन की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन की। अब मिक्स्ड फ्लो टरबाइन जो होता है, इसमें आप देखेंगे कि वाटर जो है रेडियली इनवर्ट जाता है, मतलब यहां से वर्ड आप कैच करिए रेडियली, ठीक है, एट इनलेट एंड डिस्चार्ज एट द आउटलेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। डिस्चार्ज किधर हुआ? पैरेलल टू द एक्सिस हुआ। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपने जो बोला वो हमारे लिए मिक्स्ड फ्लो टरबाइन जो हुआ वो एक्चुअल में कैसा हो गया? मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में हम लोग एक तो काम कर रहे हैं रेडियल, इनवर्ट फ्लो के लिए रेडियल और आउटवर्ड के लिए एक्सियल। रेडियल प्लस एक्सियल का सम है ये, ठीक है। इनवर्ट डायरेक्शन में रेडियली जा रहा है और एक्सियल डायरेक्शन से ये बाहर निकल रहा है। इसको आप क्या कह देते हैं? इसको आप कह देते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मिक्स्ड फ्लो, मैं केवल मिक्स्ड फ्लो लिख दूं चलेगा? मिक्स्ड फ्लो। नाउ ये क्लासिफिकेशन हुआ, एक हमारा एनर्जी मिलेगी, टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट पे, तो इससे इंपल्स और रिएक्शन बताया आपने। नाउ दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रनर की बात करें तो उससे 4 बता दिया आपने। एक आपके पास टेंजेंशियल होगा, तो एक आपके पास रेडियल होगा, तो एक आपके पास एक्सियल होगा और एक मिक्स्ड होगा, विच इज दी सम ऑफ आर एंड ए रिएक्शन इन एक्सियल टरबाइन। आपके पास नेक्स्ट आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, मतलब
कि जो आपने टरबाइन बनाया उसके हेड पर कितनी एनर्जी मिल रही है, उसके बेसिस पर अगर मुझे कोई बनाने को कहे तो मैं कहूंगा कि सर इसके बेसिस पर 3 टाइप के हम ले रहे हैं। वन इज हाई हेड टरबाइन, अनदर इज मीडियम हेड टरबाइन एंड थर्ड इज लो हेड टरबाइन। ये 3 आपके पास आएंगे और ये 3 के बारे में आपको बताना होगा। अंडरलाइन कर दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अगर हेड जो है वो 250 मीटर से ज्यादा का है, अगर वाटर रिजर्वायर से आ रहा है और उसका हेड जो बन रहा है टोटल वो 250 मीटर से ज्यादा का बन रहा है ना, when a turbine works under the head of more than 250, then it is known as Pelton, then it is known as high head turbine and Pelton wheel turbine। रवि, जैसा कल तुम कह रहे थे, क्या अभी इतनी ही बात से मैं आपको ये समझा पाया हूं कि पेल्टन व्हील टरबाइन इज अ हाई हेड टरबाइन, इज अ हमारा टेंजेंशियल टरबाइन, और अगर मैं यहां से कहूं इट इज अ इंपल्स टरबाइन। तो 3 बातें तो मैंने पेल्टन व्हील की यहां से आपको बता दी है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि मीडियम हेड कितने का होगा, तो सर जो 45 से लगभग 250, अब देखो क्या है ना, मैं बताता हूं, एक बुक में ना ये 300 लिखा है कि सर अगर मोर देन 300 मीटर होगा तब हम उसको हाई हेड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाई हेड कहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत 10-20 का अंतर चलता है। आप ये बोलो कि सर 50 हेड है और उसको हाई हेड कह दो, 50 मीटर हेड होने के बाद हाई हेड कह दोगे तो हाई हेड थोड़ी बन जाएगा वो तो आपका क्या बन जाएगा, वो तो मीडियम या लो की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने कहा कि 250 के ऊपर जितने भी होंगे सबको मान लेंगे, ठीक है, और पेपर में ये मिला ही नहीं। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके बताता हूं, हाउ यू हैव टू डू या हाउ यू हैव टू डू क्लिक और गिव आंसर। समझना जरा ध्यान से, अभी क्या हो रहा है, बढ़िया जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं ना कंटिन्यूएशन में, जिनका जैसे कल टेस्ट पेपर होगा और वो कल ही आंसर जब पहुंचाएंगे तो वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि सर इसका कैसे होगा। देखो यार, पेपर में ना आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन टिक करना है विच इज मोर करेक्ट, विच इज मोर करेक्ट देन अदर 3। आप ये नहीं ढूंढोगे सर वो है ना बी और सी दोनों सही लग रहे थे सर, हमने जब देखा हमको दोनों सही लगे, हमने दोनों में से ना एक दूसरा सिलेक्ट कर लिया। क्यों दूसरा सिलेक्ट किया भाई? दो में से ये भी तो देखो कि प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज या वेटेज ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस किसका ज्यादा है। तो जो सही होगा उसको ज्यादा सही होगा उस पर टिक करना पड़ता है ना। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं अब हाई हेड में मोर देन 300 और 250, इसका क्वेश्चन बनाने की बात कर रहा था। तो क्वेश्चन में ये बनाता हूं, मान लीजिए कि which height is considered as the high which height is considered for the high head turbine। कितना हाइट लेना होगी हाई हेड टरबाइन बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में बोलता हूं आपको, क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको 100 मीटर्स, एक दिया हुआ है 150 मीटर्स, एक दिया है 300 मीटर्स और एक दिया हुआ है 20 मीटर्स। ऑप्शंस आर, एक 20 मीटर दिया हुआ है ना, एक 20 मीटर दिया है, एक 100 मीटर दिया है, एक 150 दिया है एंड 300 दिया है। अब मेरे को बताओ हाई हेड के लिए कहीं 250 लिखा है क्या? तब फिर उस केस में क्या करोगे? क्या ये बोल दोगे कि नहीं नहीं 250 नहीं लिखा है, काम करो 150 कर लो, 150 में लगा लो? क्या ये बार्गेनिंग चल रही थी वहां पे? नहीं। तो आपको माना कि ये चारों या तो गलत लग रहे हैं, माना कि इनमें से 2 सही हो सकते हैं, पर आपको सिलेक्ट करना होगा जो आपके नियर बाय होगा और जो आपके ज्यादा सही हो, आपके क्वेश्चन के आंसर के ज्यादा सही होगा रादर देन वो कम सही हो और दूर दूर हो। सर अब आपका दिमाग एक और काम करेगा, मेरे को पता खुराफाती तो हो ही तुम लोग, सोचोगे सर एक 300 ले लो और ऑप्शन में दूसरी जगह 250 मिल गया तो सर किसकी माने, आपकी या उसकी या किसकी? भाई ये ना मेरी है ना तुम्हारी है ना किसी की, ये सब बुक से लिया गया। तो अगर यहाँ पर 250 लिखा तो भी ये किसी का डेटा है और 300 लिखा तो भी किसी का डेटा है, और इतने पेपर सेटर भी समझदार होते हैं कि वो भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे एक जगह 250 देते एक जगह 300 देते। यस, मोर देन 250 बोला, अब 250 को थोड़ी एग्जैक्ट लेकर बैठे रहेंगे, मोर देन में कुछ भी आंसर आ जाएगा, समझ गए? चलिए, हाँ 45 से 250 के बीच जो होगा हमारा, जितना जो हेड आप जो टरबाइन के ऊपर जो वाटर इनलेट हो रहा है उसका हेड अगर 250 के पहले पहले यानी कि 50 से 250 हो जाए। अब पेपर में कई जगह ना मैं बताता हूं, मतलब बुक में कई जगह पर इसको जो है वो चेंज करके, मतलब चेंज तो कई बोलोगे, वो उन्होंने लिखा 30 मीटर्स टू 300 मीटर्स। लो 300 मीटर्स तो उन्होंने पीछे से यहीं से चलाया, हमने भी 250 सेम रखा था, तो यह दूसरा पॉइंट भी यहां पर याद रख लो भाई साहब।
कि अगर ऐसा नहीं दिया है तो ऐसा दिया है, समझो, ऐसा नहीं दिया तो ऐसा दिया, दोनों बातें अपनी जगह सही हो जाती। नाउ जब लो हेड टरबाइन की बात करोगे तो क्वेश्चन ही सवाल ही नहीं बनता कि अगर हमारा हेड जो है लेस देन 45 मीटर्स आ जाता है, या ये कहें कि हमारा हेड लेस देन 330 मीटर आ जाता है, देन वी विल से कि ये आपका लो हेड टरबाइन होगा। एंड द एग्जांपल्स ऑफ लो हेड टरबाइन आर कैप्लन टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन आपका मीडियम हेड में आ जाएगा, और जो आपका हाई हेड होता है वो पेल्टन व्हील में होता है या पाया जाता है उसका, है ना। इसी में आप प्रोपेलर भी लिख सकते हैं। चलिए, दो तीन टाइप हो सकते हैं। एक तो एनर्जी अवेलेबल, हमने बताया कि बेस्ड ऑन द एनर्जी अवेलेबल बताओ। अच्छा, देखा है ना। हाँ, आईएएस में 300 दिया था, यही मैं कह रहा हूं ना। ये होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जहां देखो, अब क्या होता है, हम पढ़ाते हैं तो थ्योरी होती है, फिर हम लोगों ने भी तो न्यूमेरिकल किए होते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाए होते हैं, तो कहीं से तो कोई तो सोर्स होता है जो आ जाता है सामने घूमते फिरते। तो वहां का क्वेश्चन अगर याद रह जाता है तो ऐसे समय में फिर ये बात याद आ जाती है कि यार वहां पर ना 300 दिया हुआ था, तो होता है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, इस बात का कोई बतंगड़ तो बनेगा नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, आप समझदारी से आंसर करके आए। नाउ हम आगे फोर्थ केस पर जा रहे हैं, जहां पर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन की बात की जाएगी। सर स्पेसिफिक स्पीड क्या होती वो बता दो, फिर आगे बताना स्टार्ट करो। यार ये टरबाइन की स्पीड है। किसकी स्पीड है? टरबाइन की जस्ट स्पीड। आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है द स्पीड, द स्पेसिफिक स्पीड अप टू 30। अगर ऐसा हुआ, स्पेसिफिक स्पीड अगर 30 हुई, तो आप उसको कहेंगे सर ये पेल्टन टरबाइन में चले आएगा। किसमें चले आएगा? पेल्टन टरबाइन। अब हाई हेड जरूर है, हाई हेड जरूर है, लेकिन अगर उसकी स्पीड जो है वो कितनी रही, केवल 30 रही, तो उसको हम बोल देते हैं पेल्टन व्हील। लेकिन अगेन जब प्रॉब्लम आती है तो एक नहीं आती, दो आती है। केवल आपका 30 नहीं, अगर स्पीड 10 आरपीएम से लगाकर 60 आरपीएम तक रहती है, तब आप उसको लो स्पेसिफिक स्पीड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, 30 से लगाकर, चलो मैं यहाँ एक साथ मार्क करता हूं, 30 से लगाकर आप कहां तक ले सकते हैं, तो 60 भी कंसीडर करेंगे। और 30 से लगाकर आपका 10 से लगाकर आपका 60 तक का जो डेटा है वो सब कहलाता है, किसके अंदर आता है? पेल्टन व्हील के अंदर आता है। ठीक। दूसरे पॉइंट की बात करें जो हमारा कौन सा है? मीडियम हेड, है ना। मीडियम वाले की बात करें, मीडियम स्पीड, सॉरी मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, विच इज अप्रोक्सीमेट, करेक्ट दिया हुआ है इसमें कि 50 से 250 आरपीएम, आरपीएम नहीं लिखा इन्होंने, आरपीएम के बराबर होगी अगर स्पीड, तो हम उसको बोल देंगे कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, यानी कि फ्रांसिस टरबाइन। हाई स्पेसिफिक स्पीड, अगेन इसमें आरपीएम आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप आरपीएम मेंशन कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा कैप्लन टरबाइन, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन जो भी आप इसको पढ़ो, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको इसको डायरेक्टली याद रखना पड़ेंगे ये डेटा सारे। आप अगर सोच लोगे ना कि कोई बात नहीं चलेगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, कैप्लन के साथ प्रोपेलर भी आता है। ठीक, ये एक आपको मैंने फिर से टेबल दी है, ये टेबल आप रीड करेंगे, इसमें आपको डेटा थोड़ा बहुत और भी कुछ हो सकता है मिल जाए, है ना। तो लाइक आप बात करें, देखो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर पेल्टन व्हील के बारे में लिखा हुआ है कि ये इंपल्स टरबाइन है। सर बिल्कुल सही है, इंपल्स टरबाइन है। ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल एट दी हेड। यहाँ देखेंगे दी टाइप ऑफ एनर्जी कैसी होती है सर, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये हाई हेड टरबाइन है? यस, ये हाई हेड टरबाइन है, इन विच वी विल टेक दी हाई हेड मोर देन 250 मीटर्स। मोर देन 250 मीटर्स, 2000 मीटर, मतलब 250 से 1000 मीटर के आसपास जो होते हैं, हाई हेड की कैटेगरी होती है, उसको आप कहेंगे कि ये पेल्टन व्हील के लिए है। सर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज स्पीड कम है तो याद रखना, स्पीड कम होने की वजह से इसका डिस्चार्ज भी लो आता है। ठीक,
नाउ कैसा डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, क्या ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, ये टेंजेंशियल में जाता है? यस। तो जितनी क्लासिफिकेशन आपको बताए हैं, एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन बताने के पीछे पर्पस ये नहीं रहता है कि मुझे आपको ये बस करवाना था. The purpose behind this classification is to understand the difference between classification and the different type of classification which is based on the different category or quantity, है ना. आपने एक बार टाइप्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर बताते हैं, फिर आप फ्लो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताते हैं, देन आप बताते हैं कि कैसे इनलेट पर टरबाइन का हेड कितना होगा या हेड अवेलेबल कितना होगा, फिर स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बताते हैं, देन ये सारा जो चार्ट है उसको सम अप करते हैं, तब आपको ये जाकर चार्ट समझ में आता है. फ्रांसिस एंड केपलन टरबाइन के बारे में यहाँ पर दोनों को एक साथ लिखा कि दीज आर रिएक्शन टरबाइन. इंपल्स आपका कौन सा आ गया? इंपल्स आपका पेल्टन व्हील हो गया. रिएक्शन टरबाइन आपके कौन से हो गए? तो फ्रांसिस टरबाइन, केपलन टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन. सॉरी, हाँ, रिएक्शन टरबाइन जब बात करेंगे तो आप यहाँ पर मॉडर्न फ्रांसिस भी याद रख सकते हैं. जब हमारे पास रिएक्शन टरबाइन होते हैं तो द एनर्जी अवेलेबल एट द हेड इज काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी. नाउ द रिएक्शन टरबाइन जो है इनमें मीडियम हेड पर काम करने वाला फ्रांसिस और लो हेड पर आपका केपलन काम करेगा. जितना ज्यादा हेड होगा उतनी डिस्चार्ज लो होती जाती है. मीडियम हेड के लिए डिस्चार्ज मीडियम और लो हेड के लिए हाई डिस्चार्ज. ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है. नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आपका फ्रांसिस टरबाइन जो है वो रेडियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो के अंतर्गत आ जाता है और एक्सियल फ्लो आता है आपका केपलन टरबाइन के अंतर्गत. और इनके यहाँ पर हेड लिखे हुए हैं कि कितने हेड होंगे, ये भी आप याद रख सकते हैं. ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं एक भी चीज में मार्क नहीं कर रहा हूं सो दैट कि आप इसमें विदाउट अ डाउट इस टेबल को याद कर लें. ठीक है. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला आ रहा है हमारे पास, विच इज क्या है कि सर एफिशिएंसीज हमें पता होना चाहिए. वन इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. इसे हम एनएच लिखेंगे. क्या लिखेंगे? एनएच. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को आप क्या लिखेंगे? एनएच. अब ये एन होता है क्या? नहीं, ये ईटा होता है, पर हमने कहा एफिशिएंसी एच. जब मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम उसको लिखेंगे एनएम. अब एनएम होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, बस हम एफिशिएंसी को एन बोल रहे हैं. ओवरऑल को आप लिख देंगे एन ओ. यहां एक डिफरेंट केस आता है कि इन केस अगर आपको एक एफिशिएंसी और दे दी गई, और वो कौन सी होगी, ये अगर दिया हुआ होगा तो ही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं की जाती है. इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस एनर्जी को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, एफिशिएंसी कह रहा हूं. इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक. ठीक. चलिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई आपकी. चार टाइप की हो गई. मेनली जो है ये तीन होंगी. इनके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो ही हम इस चौथी को यूज करेंगे. ओनली कंसीडर, लिख देता हूं मैं, ओनली कंसीडर when given in क्वेश्चन. एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, मैं उसके लिए बताता हूं, वहां पर इसको आप कंसीडर कर सकते हो. ठीक. चलिए, सबसे पहली एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, और उसमें ना आपको दो बातें एक साथ समझना पड़ेगी. एफिशिएंसी तो समझोगे ही समझोगे, साथ में आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा. क्या चीज है वो समझते हैं. पहली बात तो ये कि ये जो अंदर येलो येलो के अंदर लाल लाल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, अभी मैंने बनाया हल्का सा येलो, उसके अंदर ये जो लाल दिख रहा है ये शाफ्ट कहलाता है. क्या कहलाता है? शाफ्ट. जिसके ऊपर आपका टरबाइन माउंट. आप लोगों ने, आपके पास बाइक या साइकिल होगी, तो बाइक और साइकिल होगी, तो अगर आप सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वो अगर टायर ओपन करता है, आपने देखा हो कभी कभी सर्विसिंग में टायर ओपन करता है तो एक रॉड निकालता है. टायर जिस पे लगा होता है एक रॉड लगी होती है वहां पे, वो रॉड निकालता है. वो जो रॉड है ना, वो रॉड एक्चुअल में शाफ्ट है एक तरीके से. क्या है वो? शाफ्ट है. ठीक, वो समझिए आप. उसके ऊपर आपका व्हील लगा हुआ है और उसके ऊपर ये बकेट्स लगी हुई हैं. अगेन अब आप कहोगे बकेट्स क्या हैं? आपने भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. इनको हम ब्लेड्स या बकेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? ब्लेड्स या बकेट्स.
ठीक है, ये क्या है, ये नोजल है, इनलेट ऑफ टरबाइन भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। नोजल से क्या हो गया, आपका वाटर जाएगा तो इनलेट ऑफ टरबाइन हो गया। ये ब्लेड के ऊपर इंजेक्शन होगा और ये रोटेट करने लगेगा। ये बनी सी बात है, ये तो सब समझते हैं कि ये रोटेट करने लग जाएगा जब इसके ऊपर आप इंजेक्शन करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो यार, जब आपका यहां से नोजल ने फ्लो किया, नोजल का जब फ्लो हुआ तो हाइड्रो एनर्जी इसके पास थी। कौन सी एनर्जी थी, हाइड्रो एनर्जी। समझ गए बात। यहां से नोजल से जब इनलेट हुआ था, नोजल से इनलेट हुआ, उसके पहले पाइप रहा होगा यहां पर, तो नोजल ने जो दिया, ये जेट समझ लेंगे, इसको आप जेट मान लीजिए। तो यहां पर आपके पास हाइड्रो एनर्जी रही होगी, ठीक। जब वो आगे गई होगी तो मैकेनिकल, फिर काइनेटिक और ऐसे सब कन्वर्ट हुई होगी। तो हम उनको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। सुनना, हाइड्रो एनर्जी को वाटर पावर भी बोल सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी को वाटर एनर्जी भी बोल सकते हैं। सबसे पहली एफिशिएंसी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी विच इज गिवन बाय एनएच, ठीक। इट इज द रेशो। एफिशिएंसी जब भी होती है रेशो होता है। क्या होता है, रेशो किसका। तो आपने कहा सर ऊपर जो है वो आउटपुट पावर होना चाहिए, अभी तो पढ़े थे आप लोग, और नीचे जो होता है वो क्या होना चाहिए, इनपुट पावर होना चाहिए। ये हमें समझ में आता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट और इनपुट जब निकालने जाओगे तो आपको किसका लेना है यहाँ पर आउटपुट और किसका इनपुट लेना है, ये थोड़ा सा कंसीडर करके चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किसका पावर इनपुट और किसका पावर आउटपुट। तो जब हम मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर। याद रखें, इंपॉर्टेंट, इसमें पॉइंट मार्क करने वाली क्या बात है, ये रनर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑफ अ टरबाइन टू द पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। पावर सप्लाइड, क्या चीज, पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। इन टरबाइन के ऊपर जब आप इनलेट पर देखेंगे तो आपको जो एनर्जी यहां दिखाई दे रही है या जो पावर आपको दिखाई दे रही है उसका किसके साथ रेशियो, तो जो रनर के पास पावर है इन दोनों का जो रेशियो है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहलाता है। सिंस द पावर सप्लाइड इज हाइड्रोलिक and the probable loss is between the striking jet and when it is rightly called the hydraulic efficiency। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्यों कहा वो बताया। इफ आरपी इज द रनर पावर एंड डब्ल्यूपी इज द वाटर पावर, then we can write the hydraulic efficiency as runner power by water power, runner power by water power। ठीक है, ये होता है, रट लीजिए, रट लीजिए। व्हाट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तो इट इज रनर पावर टू दी हाइड्रो पावर। जब आपका टोटल वाटर पावर जो है या हाइड्रो पावर जो है वो जब आप इंजेक्ट करवाएंगे तो जो रनर पे मुझे पावर मिलेगा, यहाँ पर ये क्या है, शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर क्या लगा होता है, रनर या रोटर। रनर या रोटर पे जो मुझे पावर मिलेगा उसका जो मैं क्या निकाल सकता हूं यहाँ पर, रनर पावर टू दी वाटर पावर या हाइड्रो पावर। इसी को आप मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। सेकेंड वन इज योर, सॉरी, हाइड्रो एफिशिएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो एफिशिएंसी। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हुआ है, हाइड्रो एफिशिएंसी कहते हैं। अगर मैंने कहीं बीच में गड़बड़ कर दी हो तो ध्यान रखना, हम लोग हाइड्रो एफिशिएंसी पढ़ रहे थे क्योंकि वो हाइड्रो पावर से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड है, हाइड्रो पावर से। नाउ वी आर मूविंग इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी अगेन इट इज अ रेशो। ये क्या होगा, रेशो होगा, पावर इनपुट टू दी पावर आउटपुट। तो रेशियो किसका होगा, पावर अवेलेबल एट दी शाफ्ट, पावर अवेलेबल एट दी शाफ्ट, बता रहा हूं अभी इसको, टू दी पावर डेवलप्ड बाय दी नंबर ऑफ या रनर ऑफ द टरबाइन। नंबर ऑफ ब्लेड्स जो हैं, रनर जो जिस पे लगा होता है उनका अगर आप रेशियो ले लेंगे तो आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल जाएगी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है भाई साहब, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द पावर एट दी शाफ्ट, पावर एट दी शाफ्ट टू दी, शाफ्ट पावर बोल सकते हैं इसको, टू दी आपका रनर पावर। जो हाइड्रो पावर में ऊपर आ रहा था वो यहां आपको नीचे डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। शाफ्ट पावर बाय रनर पावर को हम मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। अब होता क्या है, this depends on the slips and the other mechanical problems that will create a loss of energy between the runner and the annular area between the nozzle and sphere। अब ये nozzle and sphere अभी आपके सामने आया नहीं है, क्या था सर, क्या था उसका, क्या था,
पूछा था उसमें उसमें मैंने देखा था, क्या बोल रहे हो, बीच में लगी होती है, हैमर से निकलता है, सर्ज टैंक की बात कर रहे हो क्या? उसका क्या था हाइड्रोलिक का? क्या बोल रहे हो रवि? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में कुछ नहीं करना है आपको, वाटर पावर जो इनलेट पे मिल रहा है वो टोटल पावर मान लो, और उसके रिस्पेक्ट में मुझे जो ब्लेड्स वगैरह जो लगी होती है, और फिर उसके पास में रनर लगा होता है। आप लोग भूल गए क्या? आप लोग मुझे लगता है कि भूल चुके हो कि हमें क्या पढ़ाया गया था। सही बात है ना रवि? भूल गए ना? देखो, ये भूल गए ना तुम कि, देखो, देखो यार, कर्व वाली ब्लेड तो मैं बनाऊंगा नहीं, आपको भी बात मालूम नहीं है। कर्व वाली ब्लेड बनाने जाऊंगा सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ना ब्लेड जो बना रहा हूँ वो स्ट्रेट ब्लेड ही बना रहा हूँ, ये वाली जो मैंने आपको कल बनाकर बताई थी, ठीक है। इसको इसलिए जरूरी हो गया बनाना, एक्चुअल में मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज, इसलिए जरूरी हो गया ये क्योंकि रवि ने क्वेश्चन तो पूछ लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई स्टूडेंट जो है ना, शर्मा शर्मा के क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं कई सारे। तो आप शर्मा तो हो नहीं जो शर्मा रहे हो इधर। आपका काम है क्वेश्चन पूछने का, आप पूछिए, बिंदास पूछिए कि आपको कहाँ पे बात समझ में नहीं आई है। नहीं पूछोगे तो हम भी कैसे बता पाएंगे भाई, हम हमारा काम करके निकल जाएंगे, आपको फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो प्योर सिविल का टॉपिक नहीं है ना, ये आपको कभी स्कूल में, सॉरी स्कूल बोल रहा है, स्कूल में तो ऐसे भी सिविल नहीं पढ़ाई जाती, कॉलेज में इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया गया होगा आई थिंक, करा है तो बहुत अच्छी बात है आपकी स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने। स्कूल में बोल रहा हूँ, ये था ना। अब देखो इसमें ये जो आपने बताया, ये यार, ये जो बताया, ये एक्चुअल में क्या है? ये है रनर। ये क्या है? रनर। या इसी को आप क्या बोलते हो, तो इसी को आप कहते हो रोटर। इसी को आप क्या कहते हो? रोटर कह देते हो, ठीक है। ये आपका यहां पर जो नोजल लगी हुई होगी, ये आप इमेजिन करिए कि जो यहां से आपकी नोजल लगी हुई है, जो यहां पर इंजेक्ट कर रही है, ये इंपैक्ट ऑफ नोजल जो आ रहा है, या इंपैक्ट ऑफ जेट जो आ रहा है आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? जेट कह देता हूं मैं, अभी ज्यादा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये जेट हो गया, ठीक। तो जेट जितना पावर लेकर आ रही है, दैट पावर इज अवर, ये कौन सा पावर लेकर आ रही है? तो ये पावर लेकर आ रही है वाटर पावर। यहां से क्या आ रहा है? वाटर पावर आ रहा है। वाटर, और इसको आप कहेंगे हाइड्रो पावर। क्या कहेंगे? वाटर और हाइड्रो पावर कहेंगे। जो आई, और किससे टकराई? वो टकराई ब्लेड से। ब्लेड के साथ क्या हुआ? ब्लेड रोटेट करने लगी। ब्लेड क्या करने लगी? रोटेट करने लगी, और आपको यहाँ पर एक ओमेगा दिखाई दिया। आपने कहा भी था कि ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है ओमेगा। ये क्या हो जाता है? ओमेगा हो जाता है, ठीक, घूमने लग जाती है। तो खुद से ही पढ़ते थे ना, हाँ। अब आपने क्या कहा यहां से कि ये ब्लेड्स जो जिससे कनेक्टेड है दैट इज रनर, और रनर के अंदर यहां पर आपको मैं बनाकर दे देता हूं, किस कलर से? ब्लैक कलर से। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना अंदर, ये ब्लैक कलर वाला शाफ्ट है। ये क्या है? ब्लैक कलर वाला शाफ्ट है, समझे आप? ये जो है ना, ये ब्लैक कलर वाला, इसको कहते हैं शाफ्ट, ठीक। तो शाफ्ट और रनर, शाफ्ट और रनर के बीच में भी तो कुछ लॉसेस हो सकते थे। शाफ्ट और रनर के बीच में भी तो कुछ लॉस हो सकते थे। तो आपके पास मेनली मेनली यहां पर तीन चीजें दिखाई देंगी। पावर जो है, आपको पावर जो है वो कहां मिलेगा? एट इनलेट मिलेगा। एट इनलेट मिलेगा, और इनलेट पे जो पावर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? या तो आप उसको कहिए वाटर पावर, या तो आप उसको कहिए वाटर पावर, या आप उसको कहिए हाइड्रो पावर। क्या कहिए? हाइड्रो या वाटर पावर कह दीजिए, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे कि अब मुझे इससे, ये आपने इनपुट दे दिया, तो दूसरा पावर आपको कहां पर मिलेगा? तो दूसरा पावर मुझे ये रनर पर मिलेगा, जिसको मैं कह दूंगा रनर पावर।
ठीक है, जिसको मैं क्या कह दूंगा, रनर पावर कह दूंगा। ठीक है, और तीसरा जो मिलेगा मुझे वो कहां पर मिलेगा, तो रनर के अंदर जो शाफ्ट लगा हुआ है, रनर और शाफ्ट के बीच में भी मैकेनिज्म होगी, उस मैकेनिज्म में कुछ लॉसेस होते हैं, इसलिए जितना रनर पर पावर मिलता है उतना पावर शाफ्ट पर नहीं मिलता है। आप समझे, एफिशिएंसी पढ़ने का मतलब ही क्या होता है? एफिशिएंसी पढ़ने का मतलब होता है कि सर, एफिशिएंसी पढ़ने का ये मतलब होता है कि अगर अगर हमें 100% कोई चीज दी गई है तो हाउ मच वी आर यूटिलाइजिंग फ्रॉम दैट 100%। तो आप यहां पर भी क्या बात कर सकते हैं कि आपने वाटर ने जो भी आपकी एनर्जी यहां पर इनलेट पर दी है, उसमें से कितना एनर्जी या कितनी एनर्जी जो है वो हम रनर तक ट्रांसमिट कर पाए। भाई यहाँ ब्लेड लगी हुई है, ब्लेड की एफिशिएंसी कम होती है, आपको पहले 8/27 बताई, फिर 50% तक पहुंचाया, फिर और अच्छी कर्व ब्लेड बनाते तो एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन कितनी पहुंची? तो हम लोगों ने कहा सर वो ना, हम उसको ना हाइड्रो एफिशिएंसी बोल देंगे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बोल देंगे, कि इस वाटर ने जितनी एनर्जी दी थी से शाफ्ट सॉरी से रनर तक कितनी पहुंची, दैट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अब एक एफिशिएंसी तो हो गई, यहां पर कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस लगे होंगे, कुछ कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट लगे होंगे जिनमें खुद में लॉस होता है। तो जब उसमें खुद में लॉस होता है तो जो रोटर पर या रनर पर जो मुझे पावर मिला, क्या वो पावर में शाफ्ट तक ट्रांसफर कर पाया? नहीं कर पाया। तो रनर का पावर और शाफ्ट का पावर भी अलग अलग होगा, ज्यादा पावर रनर की होगी और उसके बाद कम पावर हम शाफ्ट पे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इन दोनों का जो रेशो होगा, दैट रेशो विल बी मैकेनिकल, दैट रेशो विल बी मैकेनिकल एफिशिएंसी, है ना? क्या कहलाएगी? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाएगी, क्योंकि यहां पर कुछ न कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है, ये है आपका शाफ्ट पावर टू दी रनर पावर। क्लियर? कोई कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? जो डायग्राम बना के बताया समझ में आ गया आपको? थोड़ी देर क्लास चलने दे आज अपनी, थोड़ी ज्यादा लंबी, यही क्लास कंटिन्यू कर लें। अगर एमपी नहीं लें तो अपन जल्दी बता दो, जो लोग लाइव हैं, नहीं लाइव हैं उन लोगों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एमपी नहीं लेंगे, फिर इसी को कंटिन्यू कर देते, थोड़ा खींच देते हैं लंबा, जहां तक जाए, मतलब गाड़ी जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचा देते हैं आज। ठीक है, चलिए, तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई। नाउ इसके अलावा अब तीसरी एफिशिएंसी जो है वो तो इन दोनों का मिलावटी रूप है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं ओवरऑल एफिशिएंसी की। जब ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी कि हमने कहा एन नॉट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? एन नॉट कहेंगे या एन ओ कह देंगे। अब आपने स्टार्ट किया था कहां से? वाटर से, और आपको, हाँ हाँ, तो आपने क्या कहा, एक सेकेंड, हाँ, रवि ने बोल दिया है तो मैं काम कर देता हूं ना। ठीक, देखो, हमने कहा कि ओवरऑल एफिशिएंसी किसको कहेंगे? फाइनली वाटर से लगाकर, फाइनली कहां से कहां तक? अगर मैं वाटर से बात करूं तो मैंने एनर्जी दी थी वाटर को, उसे रनर पे ट्रांसमिट हुई, रनर से कहां पहुंच गई? शाफ्ट पे। तो अल्टीमेटली जो, अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा तो ओवरऑल तो ये होगा ना कि सर आपने पहले हाइड्रोलिक भी बात करी और फिर आपने मैकेनिकल भी बात करी और फिर बोल रहे हो ये क्या है? ओवरऑल है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू विल गेट ओवरऑल एफिशिएंसी। आपको क्या मिल जाती है? ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाती है। वही कुछ यहां पर समझाई गई भी है आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, यहां पर लिखा हुआ है ओवरऑल एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। फाइनल फाइनल पावर मुझे कहां मिल रहा है? अभी शाफ्ट पर मिल रहा है, टू द पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। यानी कि ये इनलेट ऑफ द टरबाइन पे जो पावर सप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? एट द इनलेट पर जब बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, सॉरी मैकेनिकल बोल रहा हूं वापस से, हाइड्रोलिक पावर। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक पावर कहते हैं, हाइड्रोलिक, या फिर इसी को आप कह देंगे वाटर पावर।
As this converts या covers overall problem of losses in the energy, it is known as overall efficiency. इससे सारी चीजें जो हैं वो overall हम लोग consider कर रहे हैं यहाँ पर. This depends on the both hydraulic losses and the slips in other mechanical problems. This will create a loss of energy between the jet power supplied at the power and the power generated at the shaft available for the coupling for the generator. अरे बहुत बातें, ये बातें भी वही लिखी हुई है, ये भी वही लिखा हुआ. उसने लिखा भाई साहब कि ये क्रिएट करता है लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन, ये जो ये होता है इससे एनर्जी का लॉस होता है बिटवीन जेट पावर सप्लाइड एंड द पावर जनरेटेड एट द शाफ्ट, है ना. और शाफ्ट किससे कनेक्टेड होता है? तो जनरेटर से. ये ध्यान रख लेना, शाफ्ट किससे कनेक्टेड होता है? जनरेटर. जनरेटर मैंने आपको बता ही दिया क्या करता है. तो जब आप ओवरऑल निकालेंगे तो आपको जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दोनों का जब आप ओवरऑल देखोगे तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी, एंड दैट विल बी आपका शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर, शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर. इसी को यहां लिखा हुआ है ओवरऑल एफिशिएंसी को, दूसरे शब्दों में तो नहीं बोलेंगे, उसी को अलग तरीके से लिखने का हमने देखा है. क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी NH into NM. अब आ रही है वॉइस क्लियर? बताओ. ठीक, देखो, अगर मुझे कभी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लिखना हुई तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा Q एक्चुअल, यानी डिस्चार्ज की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है? डिस्चार्ज की. टू दी Q थ्योरेटिकल. हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लिखते समय किसका फॉलो किया है? हम लोगों ने यहाँ पर डिस्चार्ज की बात की है. किसकी बात की है? डिस्चार्ज की. अब आप कहेंगे जो डिस्चार्ज है उसमें Q एक्चुअल किसके बराबर होगा? Q एक्चुअल किसके बराबर होगा? तो Q एक्चुअल क्या होगा? मान लीजिए मैंने कहा कि Q थ्योरेटिकल मेरे पास कुछ है, Q मेरे पास क्या है? थ्योरेटिकल में कुछ है, उसमें से मैं Q लॉस को माइनस कर दूंगा. क्या कर दूंगा? Q लॉस. अब ये Q लॉस क्या है? Q का लॉस क्या है? ये लॉस किसकी वजह से होता है? तो याद रखना, इस डेल क्यू को कहा जाता है लीकेज लॉस. लीकेज लॉस, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लीकेज लॉस बोला जाता है. अब ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल की जगह आप लिख सकते हैं थियोरेटिकल इनटू लॉस की बात कर रहे हैं. यहां पे हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं. तो हम लिखेंगे, भाई साहब सुनना, एनवी
एनवी मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल की जगह में लिख सकता हूं क्यू थ्योरेटिकल, और अब एक और काम करते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल को क्यू लिख देते हैं केवल, ठीक है, क्यू लिख देते हैं क्यू थ्योरेटिकल को। और ये थ्योरेटिकल कौन सा होता है? क्या हो गया है, कुछ कुछ जगह से ज्यादा ज्यादा पीछे से छूट गया है क्या तुम्हारा? नहीं कुछ आप लोग, मेरे को लगता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे आ चुके थे, यहां तो मैंने कुछ कहा ही नहीं ऐसा खास। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन तो हटाओ यार इसको, ये है ही नहीं ना, अब हो गई ना बात इसकी। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो था ना, वो आगे का पीछे और पीछे का थोड़ा सा आगे हो गया है, बाकी कुछ नहीं है, इसको आप हटा दो पूरा से। ठीक है, और इस ओवरऑल एफिशिएंसी को मैं आपको यहां बताऊंगा वॉल्यूमेट्रिक के बाद। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी एनएम इनटू एनएच। कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, आपका सब सेम ही चल रहा है बस। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं सुनो मेरी बात रवि, स्लिप लॉस मैकेनिकल एनर्जी के लॉसेस है। स्लिप लॉस इज रिलेटेड विद द मैकेनिकल एनर्जी, समझ गए? ये मैकेनिकल का नहीं है, ये आप वॉल्यूमेट्रिक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में लीकेज लॉस ही कहलाएगा वो, ठीक है। और एक और बात बता देता हूं, दिस एफिशिएंसी इज समटाइम्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड समटाइम्स एब्सेंट इन द क्वेश्चन। जब आपको दी होगी तभी आप कंसीडर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे इसको, इसलिए अलग से बताया है। देखो ये तीन शुरू में थी, वो थी मेन आपकी कौन कौन सी, एक आपकी हाइड्रोलिक, एक आपकी मैकेनिकल और एक ओवरऑल। तो हाइड्रोलिक मैकेनिकल पढ़ा, ओवरऑल उसका सम था, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आंसर आ जाता। जब आपने मैकेनिकल में लॉस बताए थे, कौन कौन से लॉस आपने कहा था कि जो हमारा रनर पे पावर मिल रही है और जो उसके अंदर शाफ्ट में मिल रही, जो वहां लॉस हो रहा था ना, वो स्लिप लॉस है ना, वो स्लिप लॉस है। इसलिए मैं तुम्हारी बात, तुमने लिखा था ना स्लिप हो गया, वो समझ नहीं पाया था इसलिए। अब मैंने आपको क्या कहा, जब आप थ्योरेटिकल लिखोगे, क्यू थ्योरेटिकल जब आप लिखने जाते हो कि आपका एक क्या होगा क्यू थ्योरेटिकल, तो क्यू थ्योरेटिकल का मतलब हो जाता है कि जो हमें नोजल का जो डिस्चार्ज मिलता है ना, नोजल का जो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एट नोजल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज एट नोजल। नोजल पे जो डिस्चार्ज होगा उसको हम क्यू क्रिटिकल कहते हैं। और उसको मैंने यहां पर क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि मैं क्यू के बराबर ले लूंगा, किसके बराबर ले लूंगा? क्यू के बराबर, ठीक है। तो क्यू माइनस डेल क्यू डिवाइडेड बाई आपका यहां से हो जाएगा क्यू, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल माइनस लॉस को कंसीडर करना था। थ्योरेटिकल माइनस किसको कंसीडर करना था आपको? लॉस को। तो ये भी तो आपके पास ठीक था ना, ये लिखना ही था आपको यहां से, ठीक है, हो गया ये आपका आपका एक और इसको लिख देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर 1 - डेल क्यू बाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, आंख बंद करके लिख सकते हैं आप, ठीक। ये फॉर्मूला होता है आपके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ठीक। नाउ यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, सर ओवरऑल लिख के बता दीजिए, क्या लिखकर बता दीजिए? ओवरऑल। तो ओवरऑल लिख सकते हैं हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी एन हाइड्रोलिक इंटू एन मैकेनिकल इंटू एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ क्या? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। ओनली व्हेन ठीक। अब यहां से हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले बन जाते हैं। वन इज आपका ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और दूसरा बन जाएगा ओवरऑल बराबर NH अपॉन NH इंटू NM, या एफिशिएंसी इंटू NO, सॉरी NV। ये दो फॉर्मूले यहां से रेडी हो जाते हैं आपके, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कब कौन सा लेना है आपको मालूम है, ये क्वेश्चन में जो दिया होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज यूज
नहीं करेंगे, नो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, कोई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं है तब ऐसी स्थिति है, और जब आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी प्रेजेंट है तो ये। उसके बाद अब हमारे पास आता है पेल्टन व्हील। तो एक काम करते हैं, पेल्टन व्हील को कल ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से ही पढ़ते हैं। ये क्लियर है ना ये बात यहाँ तक? चलो, तो आज की क्लास को रोक देते हैं यहीं पर, मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू।